प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, अमिताभ जी फ्रॉम स्नाइडर, फ्रॉम अपाक, द होल टीम। आज के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य जो है वाटर एंथुजियास्ट जो कि आज के पूरे दिन के इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सबसे पहले तो मैं अपाक को इस बात के लिए बधाई भी देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चुना है, सस्टेनेबिलिटी। जब आपका स्वामिक का मेरे पास फ़ोन आया था कि आप सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं और इसके ऊपर तमाम सारे राज्यों में अलग अलग विषयों पे चर्चा कर रहे हैं और आपने हमारे प्रदेश को चुना है वाटर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक अच्छा महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है, क्योंकि हम बहुत सारा काम तो कर लेते हैं, बल्कि करने के बाद उसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। तो आज हमने जो काम किया है, आने वाले 5 साल के बाद भी, 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी, 100 साल के बाद भी वो बना रहेगा, वैसे ही बना रहेगा, उसी ताकत के साथ बना रहेगा, उसी ऊर्जा और उसी प्राण के साथ बना रहेगा। इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। ये बहुत ही आवश्यक है किसी भी चीज़ के लिए। और वाटर, जल, जो कि हमको प्राण ऊर्जा देता है, हम जल के बगैर रह नहीं सकते। आज धरती पे जीवन है इसलिए कि यहाँ पे जल भी है और यहाँ पे वायु भी है। तमाम सारे ग्रहों के ऊपर जहाँ हमारे इंसान गए हैं, वहाँ पे इन चीज़ों का अभाव है, जिसके नाते वहाँ पे जीवन नहीं है। और जब हम जीवन की बात करते हैं तो केवल मानव जीवन नहीं, बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधे और तमाम किस्म की चीज़ें, वो सब कुछ संभव है केवल जल से और वायु से। बाकी सब चीज़ वहीं से शुरुआत होती है। इसीलिए जल की जो हमारी प्रार्थना होती है सनातन में, हम वरुण देवता की प्रार्थना करते हैं। कहीं भी पूजा पूरा नहीं होता है जबकि आप कलश स्थापित करके उसमें वरुण देवता को स्थापित नहीं करते हैं, आपकी पूजा नहीं होती है। कोई भी पूजा हो, कोई भी संस्कार हो, वहाँ पे वरुण देवता जो है, जल की आवश्यकता होती है कि जल के साथ ही हमारा जीवन है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में जल की कितनी उपलब्धता है? अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हमारे देश में पूरे दुनिया का केवल 4% जल उपलब्ध है। जो पूरे दुनिया में जल उपलब्ध है, आपको मालूम है कि हमारी धरती का लगभग 2/3 हिस्सा जल ही जल प्लावित है। समुद्र के साथ उसके सारे के सारे समुद्र है, नदियां हैं, 2/3 हिस्सा जल प्लावित है। लेकिन हमारे देश में कुल जल जो उपलब्ध है दुनिया में, उसका केवल 4% है। जबकि हमारे देश की आबादी अगर दुनिया की देखें तो हम 17% की आबादी रखते हैं, यानी 4% जल के ऊपर 70% लोग निर्भर करते हैं। और ये इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जल, हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि जो है, हर जगह कृषि के ऊपर, और कृषि में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग होता है। अगर आप देखें तो लगभग 83 से 84% जल जो है वो कृषि में उपयोग होता है। तो अगर जल को हमें संरक्षित करना है तो सबसे पहले तो हमें कृषि के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम रखा था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी हर बूंद से, पानी के हर बूंद से अधिक हम क्रॉप का मैन्युफैक्चर कर सकें, तो हम जल को संरक्षित रख सकेंगे। क्योंकि जब जल के आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो दोनों साइड, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड, दोनों साइड, एक आपूर्ति का है और दूसरा जो है खर्च का है, मांग का है। दोनों साइड को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो डिमांड साइड की तरफ हम डिमांड साइड की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में जल का उपयोग होता है। तो हम उसको कम कैसे कर सकते हैं, जिससे जल की बर्बादी, हम पानी के बगैर तो फसल होगी नहीं, लेकिन क्या उस फसल को उतने पानी की आवश्यकता है?
बिल्कुल नहीं। इन पे बहुत नुकसान भी हो जाता है। जब जल से आप जल प्लावित कर देते हैं, फसल का नुकसान हो जाता है। इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप के प्रोग्राम के तहत पूरे देश भर में जो स्प्रिंकलर या ड्रॉप, जिसको जो कहते हैं ड्रॉप इरिगेशन, उसके माध्यम से खेती का सिलसिला प्रारंभ हुआ। आज हमारे प्रदेश में बहुत तेजी से ये पूरे प्रदेश भर में हमारे कृषि विभाग के द्वारा, उद्यान विभाग के द्वारा इसका जो है विस्तार हो रहा है। अभी हाल में पिछले शुक्रवार को मैं कानपुर के एक गांव है जिसका नाम है पलरा ढोढर, जो वहाँ के बिधनू ब्लॉक में है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी किसान गोष्ठी हमने की थी। और वो गोष्ठी इसलिए की थी कि वहाँ के एक किसान विवेक चतुर्वेदी जी एक साधारण किसान है, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बहुत अनुभवी किसान है। जब उन्होंने अपनी बातें दिखाई कि किस प्रकार से नेचुरल फार्मिंग, जो कि एक प्राकृतिक खेती का एक नया अभियान पूरे देश में चल रहा है, उस प्राकृतिक खेती के साथ ही साथ उनका बच्चा, उनका बेटा जो है अनंत, जो कि एक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आया, और उसने एक टीम बनाई। उसमें आईआईटी का भी मैकेनिकल इंजीनियर है, उसमें और भी तमाम सारे लोग कई अलग अलग संस्थाओं में काम करते थे। उन्होंने जो किसान को अनुभव हुए, उस अनुभव को कैसे इनोवेशन के माध्यम से, कैसे स्टार्टअप नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको एड्रेस कर सकते हैं, वैसे बहुत सारे उसके अनुभव मैंने देखे। उसकी तो यहाँ पे चर्चा करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ, लेकिन एक चीज़ की मैं समझता हूँ, उन्होंने जो हमारे स्प्रिंकलर के माध्यम से जो खेती होती है उसके कॉस्ट को 1/4 कर दिया। कैसे किया? पहला चीज को सोलर के साथ, आपका सोलर एनर्जी, सोलर पैनल के साथ आपको इसको अलग से मोटर की आवश्यकता नहीं है, अलग से बिजली और उसकी आवश्यकता नहीं है, सोलर के साथ उसको चलाना चालू किया। और दूसरा, जो हमेशा अस्थायी तौर पे पाइप लगा देते हैं, जिसको निकालने और बाहर करने में भी बहुत वक्त लगता है, उसकी जगह उन्होंने एक ट्रांसपोर्टेबल, कि आप एक जगह से उठा के दूसरे से तीसरे जगह, उसका जो एक फ्लेक्सिबल पाइप के जोड़ करके उन्होंने ऐसा कर दिया कि जिससे कि आप 1 एकड़ में मुश्किल से 15 साढ़े 15 हज़ार में आप स्प्रिंकलर से खेती कर सकते हैं, जबकि सामान्य तौर पे यह 55 से 60 हज़ार रुपये लगता है। जो हमारा नेचुरल फार्मिंग में जीवामृत है, जीवामृत के घोल को उसको छान करके उसको भी इसके माध्यम से आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, जो ड्रोन के माध्यम से हम काम करते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी, एक नई तकनीकी के माध्यम से उन्होंने इस कास्ट को बहुत कम किया और किसान के उपयोग के लिए एक इजी टू यूज़, आसान तरीका यूज़ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उन्होंने, और तो और बैलों के माध्यम से 2 बैल की जोड़ी, बचपन में हमारे गांव में, तो मैं तो गांव वाला हूं, गांव में रहट चला करता था, रहट से हम पानी चलाते थे, गांव में बैल से कोल्हू चलता था, बैल से जो है खेत की मड़ाई होती थी, बहुत सारे काम होते थे, बैल के माध्यम से जुताई होती थी। अब वो बैल के माध्यम से वो स्प्रिंकलर भी चला रहे, उससे भी पावर उन्होंने इस प्रकार से जो गियर बॉक्स के माध्यम से कर दिया कि उसके माध्यम से स्प्रिंकलर चल रहा है। ये एक नया इनोवेशन है, और उस इनोवेशन से स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी, जो कि जिसके माध्यम से जो हमें ज़्यादा खर्च पड़ता था किसान को, इसके बावजूद कि उसके ऊपर बहुत हेवी सब्सिडी है, उसको और कॉस्ट को कम किया। इस प्रकार के बहुत सारे इनोवेशंस, क्योंकि आज हमारे देश में इनोवेशंस की बाढ़ आई हुई है, नवाचार की बाढ़ हुई है हर क्षेत्र में। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शुरुआत की इसको, जो नवाचार इनोवेशंस के बारे में, ऐसे हर क्षेत्र में किस्म किस्म के नवाचार हो रहे हैं। और ये नवाचार हमें जो कृषि में, जो कृषि के जो हमारा पानी का उपयोग है, उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, कैसे कॉस्ट घटा सकते हैं, कैसे किसान इसको अडॉप्ट कर सकता है, इसके ऊपर बहुत बड़ा काम हो सकता है। दूसरे जो कंज्यूमर, सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, वो हमारा है ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स हमारे जो कंज्यूम करते हैं, जो हमारे हर आदमी मानते हैं कि 135 लीटर पर डे का कंजम्पशन होता है अर्बन लाइफ में, जो रूरल एरिया में करीब 70 लीटर का कंजम्पशन होता है पर पर्सन होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर पानी का कंजम्पशन, अगर पानी की अवेलेबिलिटी 24/7 कर दी जाए, यानी हर समय पानी आपके नल में उपलब्ध हो, तो ये कंजम्पशन 135 लीटर से घट करके 90 लीटर आ जाता है।
70 लीटर से घट करके वो 51 लीटर हो जाता है। अगर इसको पानी का जो अवेलेबिलिटी केवल 24/7 कर दें तो पानी का नुकसान नहीं होता है। जब पानी का नुकसान नहीं होगा तो आदमी उतना ही कंज्यूम करेगा जितनी उसकी आवश्यकता है। और उसके ऊपर अगर इस पानी को अगर हम उसको जो है ड्रिंक फ्रॉम टैप कर दें, जिसके सीधे टैप से पानी खोलें, जब हम विदेशों में आप में से कुछ लोगों को जाने का मौका मिला होगा, वहाँ तो टॉयलेट का भी पानी आप पी सकते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी का। अगर वो क्वालिटी दे दे तो बहुत सारा पानी का नुकसान खत्म हो जाएगा कि आप कहीं भी पानी अगर पी सकते हैं तो आपको इधर उधर पानी ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये हमारे देश में नवाचार के माध्यम से संभव हुआ। हमारा देश का परम मुझे गौरव प्राप्त हुआ, जो उड़ीसा का शहर है पुरी शहर में पहले बार हमने एज ए अर्बन सेक्रेटरी के तौर पे वहाँ पे ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24/7 वाटर का शुरुआत कराया। और उड़ीसा में वहाँ पे उन्होंने सारे जितने उनके कॉरपोरेशन है सब में उन्होंने एक टारगेट रखा कि दिसंबर 2023 तक 100% सारे शहरों में ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24/7 वाटर अवेलेबिलिटी वो शुरुआत कर देंगे। सोचिए कि कितना बड़ा लाभ मिलता है। इतने सारे जो पानी की टंकी उसकी आवश्यकता नहीं है। लोग जो है ये जो हम प्लास्टिक को लेकर कितनी बड़ा कष्ट होता है, प्लास्टिक की बोतल रखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी जो आज हमारी लाइफ में है, वो चीज़ें वहाँ खत्म हो जाएंगी और वाटर की सस्टेनेबिलिटी उससे कितनी निश्चित हो जाएगी। उसको देखते हुए यहाँ पे आने के बाद हमने अपने प्रदेश में भी 75 वार्ड्स हमने ले लिए हैं जहाँ पे हम इसको ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24/7 वाटर करेंगे। और वो शुरुआत करेंगे सबसे पहले अयोध्या में, बनारस में, आगरा में, लखनऊ में, ऐसे तमाम शहरों में हमने वार्ड सेलेक्ट किए हैं। उनको हम 24/7 वाटर सप्लाई भी करेंगे और उसको हम ड्रिंक फ्रॉम टैप भी करेंगे। और इसको पूरा होने के साथ ही साथ हम सारा का सारे हमारे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको 100%, जो हमारे अमृत शहर है उसमें 100% करेंगे। इसका टारगेट लक्ष्य रख करके अमृत अभिजात यहाँ पे हैं, जो कि हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, उनकी टीम के और लोग यहाँ पे हैं इस काम में लगे हुए कि जिससे कि हम इसको कर सकें। अगर ये काम हमने कर लिया तो उसमें पानी को बचाने का बहुत बड़ा हमने काम, पानी का कंजम्पशन हम कम करेंगे। यही नहीं, पानी का कंजम्पशन कम करने के लिए हमने डुअल पाइपिंग, जो हमारा जो अर्बन प्लानिंग में जो बिल्डिंग बायलॉज है उसके तहत ये इंस्ट्रक्शन दिया कि हम इसको डुअल पाइपिंग, एक तरफ जो पानी हमारा जाएगा स्वच्छ पानी जाएगा जो पीने के कंजम्पशन को होगा, और दूसरा हम हर पानी को पीते नहीं है। जैसे कि टॉयलेट में फ्लशिंग करने के लिए आपको उस पानी की आवश्यकता नहीं है, उस क्वालिटी के पानी की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा ट्रीटेड वाटर है, ट्रीटेड वाटर को अगर हम रिसाइकिल कर दें और रिसाइकिल करके उसको हम इसको फ्लशिंग के लिए करें तो फ्लशिंग भी होगा, उससे पानी का कंजम्पशन और घट जाएगा। तो आज जब नई हमारी कॉलोनी सैंक्शन होती है, हाउसिंग डिपार्टमेंट के द्वारा जब नई कॉलोनी सैंक्शन होती है, उसमें इस बात को देखा जाता है कि डुअल पाइपिंग सिस्टम वहाँ पे लागू है कि नहीं लागू है। इससे भी हम वाटर कंजम्पशन कम करेंगे। तो वाटर कंजम्पशन कम करने के लिए जो हमारा वाटर का जो हमारा जो यूज वाटर है, उस यूज वाटर को ट्रीट करके उसका ऐसे तमाम सारे जो हमारे उपयोग हैं, जैसे कि पावर प्लांट में पानी का उपयोग होता है, गाड़ियों की सफाई के लिए उपयोग होता है, हर फैक्ट्री में पानी का उपयोग होता है, ऐसे जो तमाम सारे हमारे उपयोग हैं उसके लिए उस क्वालिटी का वाटर नहीं चाहिए जिस क्वालिटी का वाटर आपको पीने के लिए चाहिए। और ऐसा पूरे देश में एज ए अर्बन सेक्रेटरी, क्योंकि जब हमने अमृत 2.0, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अमृत 2.0 लॉन्च किया था, अमृत 2.0 के अंदर ही इस बात की व्यवस्था कर दी कि किस प्रकार से हम हर वाटर को, जो हमारा यूज वाटर है उसको बहाने की जगह उसे ट्रीट करके हम वापस वहां यूज करेंगे जहां हमारी रिक्वायरमेंट है। स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, जहां पे चेन्नई में बहुत वाटर स्ट्रेस है, बहुत वाटर की कमी है, वहां तो उसको ड्रिंकेबल वाटर बना सकते हैं। और ड्रिंकेबल वाटर बनाया, वहाँ का जो प्लांट है टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट, मैंने खुद पानी पी करके देखा, तमाम लोग वहाँ पानी पीते हैं, वो पीने के लायक जो हम जो पानी हम इसको आरओ के माध्यम से लेते हैं उससे बेहतर क्वालिटी का वाटर जो कि हमारे यूज वाटर को ट्रीट करके कर देते हैं। इसी प्रकार से सूरत में टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट है और भी तमाम सारे टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे लग रहे हैं जहाँ पे उसकी वाटर क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन यही नहीं, बल्कि जहाँ पे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जहाँ वाटर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, पावर की इंडस्ट्री है,
फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री है, ये सब सारी जगह हम उसको किस प्रकार से पानी को, जो पानी का कंजम्पशन जो एक फ्रेश वाटर का यूज कर रहे हैं, उस फ्रेश वाटर यूज की जगह यूज्ड वाटर को ट्रीट करके हम उसको कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, अमृत 2.0 में एक उसका कंपोनेंट रखा गया, इनोवेशन का कंपोनेंट रखा गया, स्टार्टअप का कंपोनेंट रखा गया, जिसमें ये हमने उसकी व्यवस्था की कि किस प्रकार से हम दुनिया की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे मुझे जाने का मौका मिला डेनमार्क में, स्वीडन में, नॉर्वे में, ये सब नॉर्डिक कंट्रीज में बहुत सारे इनोवेशन, क्योंकि ये पानी के लिए इनको परेशानी होती है, तो वो वाटर के जो है उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके लिए उन्होंने जो व्यवस्था की है, जिस प्रकार की व्यवस्था की है, क्या हम उनसे सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने वाटर कंजम्पशन को कम करें, कैसे हम जो यूज वाटर है, यूज वाटर को ही उसका उपयोग में लाएं। जो हमारी इंडस्ट्री में वाटर जितना जो उपयोग होता है, उस पानी के उपयोग को क्या हम और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं जिसके माध्यम से उसका कंजम्पशन कम हो सकता है। इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें पूरे देश में काम हो रहा है कि ये हमारी इंडस्ट्री के माध्यम से या ह्यूमन कंजम्पशन के माध्यम से कैसे हम लोग वाटर के कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, और ख़ास तौर से फ्रेश वाटर के कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, यूज वाटर को उपयोग कर सकते हैं। इसके बारे में भारत सरकार ने पॉलिसी भी लाई, और उस पॉलिसी के तहत जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, वो पावर प्लांट्स इस बात के लिए उनको जो डायरेक्शन दिया गया, उन्हें निर्देश दिया गया कि अगर 75 किलोमीटर के भीतर अगर कोई ऐसा पावर प्लांट है तो उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, इस वाटर को अपनी पाइपलाइन बिछा करके इस पानी को ले जाएंगे, और कई जगह इसका उपयोग कर रहे हैं। हम अपने प्रदेश में भी इसका उपयोग करने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो हमारा हो गया ये डिमांड साइड, जिसमें हमारा जो डिमांड है, जो पानी की जरूरत है, उस पानी की जरूरत को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। दूसरा सप्लाई साइड, पानी की सप्लाई को कैसे आप बढ़ा सकते हैं। अगर पानी की सप्लाई साइड को आप देखेंगे सस्टेनेबिलिटी के बारे में, तो कितना पानी हमारा गिरता है। जो आपको एक प्रोग्राम आपको मालूम होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था 5 साल पहले, उसका नाम था कैच द रेन। जैसे पानी गिरे उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए अमूल्य धरोहर है। अदरवाइज जो पानी गिरता है और धीरे धीरे बहता हुआ समुद्र की तरफ पहुंच जाता है, न तो वो हमें अंडरग्राउंड वाटर के तौर पे, जैसे कि हमारे शरीर में, क्या आपको मालूम है हमारे शरीर में 2/3 पानी है। हम केवल 33% सॉलिड है, 67% हम पानी है। ये हमारे जो बॉडी के अंदर जो तमाम सारी जो चीजें पानी से ही संचालित है। तो इस प्रकार से जो हमारी रेंज का जो होता है, वो सारा का सारा पानी वो धीरे धीरे बहता हुआ समुद्र की तरफ चला जाता है। वो हमारे काम नहीं आता है। हमारे तालाब को भरने के लिए, हमारी नदियों में इसका उपयोग नहीं हो पाता। वो सीधा सीधा अपना एक रास्ता बनाते हुए वो निकल जाता है। कैसे हम वाटर को उसको कैप्चर करें, और कैप्चर करके इसको हम पानी को अपने एक्विफर को रिचार्ज करें, और रिचार्ज करके हमारा वाटर टेबल, तमाम सारे आपको मालूम है कि जो हमारे डार्क ब्लॉक्स होते हैं, जहाँ डार्क ब्लॉक में जाओगे पानी का स्तर इतना नीचे गिर गया कि उसको पानी और दोहन करेंगे तो वहाँ पे पूरी क्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो कैसे हम उसको रिचार्ज करें। आपको जानकारी है कि चेन्नई जो कि इतना वाटर स्ट्रेस होता था, वहाँ पर उन्होंने कानून बना करके हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी कर दिया, और उसको बहुत सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट किया गया। आज पूरे देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि हमने बिल्डिंग बायलॉज, जो मॉडल बिल्डिंग बायलॉज बनाया, मॉडल बिल्डिंग बायलॉज जो कि राज्यों ने उसको स्वीकार किया, उसमें सबके लिए कंपल्सरी किया गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना सबके लिए कंपल्सरी है। ऐसे लोग जिनकी टोटल जो है उनकी एरिया 300 मीटर से ज़्यादा है, 300 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है, उनके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी है। उसके लिए लोकल बॉडी से कहा गया कि उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाए। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी तो जो पानी गिर रहा है उस पानी को कैप्चर करके आप उसे रिचार्ज करेंगे, वाटर का जो आपका एक्विफर को रिचार्ज करेंगे, जिससे वाटर टेबल ऊपर उठेगा। और मैंने इसका स्पष्ट उदाहरण स्वतः प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो हमने ईस्ट केदवई नगर की कॉलोनी बनाई है वहाँ पे दिल्ली में, जो हमारे न्यू मोतीबाग की कॉलोनी बनाई है दिल्ली में, वहाँ पे 100% वाटर रिचार्ज के लिए जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हर घर में, हर फ्लैट में वहाँ पे वाटर रिचार्ज की व्यवस्था है। और उसको हमने देखा कि किस प्रकार से, जो मुझे पिछली डाटा था, करीब 1.8 मीटर पानी ऊपर उठ गया। जो हमारा पानी का सतह रहता था वो उसके पानी ऊपर उठ गया। अगर हम वाटर रिचार्ज करते हैं, वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं,
वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर्स का मतलब हुआ कि जैसे आप देखिए इतना पानी बह रहा है, उस पानी को कैसे होल्ड कर सकते हैं, वो पानी कैसे हम उसको जो ग्राउंड को रिचार्ज कर सकते हैं। तमाम किस्म की इसके लिए टेक्नोलॉजी आई हुई है, मुझे टेक्नोलॉजी बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको ज्ञान होगा। चाहे हमारे पार्क्स में, चाहे हमारे जो मैदान है, जो हर जगह किस प्रकार से उस वाटर को हम लोग होल्ड करके अपने एक्विफर्स को रिचार्ज कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारा काम किया गया। आपको अगर यहाँ पे समय हो तो आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे लखनऊ हमारा राम मनोहर लोहिया पार्क है, और भी जो पार्क ने वहाँ पे वाटर रिचार्ज के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए स्ट्रक्चर्स वहाँ पे तैयार किए गए। और ऐसा सब जगह एक कंपलसरी के तौर पे जितने भी हमारे अमृत पार्क बनाए गए, आपको मालूम होगा कि अमृत में लगभग 2.5% पैसा जो हमारे पार्क बनाए गए, पूरे सारे देश भर में इतने सारे अमृत पार्क बने, हर पार्क में वाटर कंजर्वेशन के मैकेनिज्म लगाया गया, कंपलसरी लगाया गया, ताकि लोगों को इसके लेकर के उनको जानकारी बढ़ सके। जब उनकी जानकारी बढ़ेगी तो इस चीज़ को इसको और भी जगह वो लागू करेंगे। वाटर रिचार्जिंग के लिए पूरा का पूरा एक प्रोग्राम हमारा जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो कृषि विभाग होता है, कृषि विभाग अलग से एक वाटर कंजर्वेशन का पूरा एक प्रोग्राम करता है। ये कैसे गली और जो हमारे बंड्स बना करके कैसे हम पानी को खेतों में रोक सकते हैं। जब खेतों में रोकेंगे तो खेतों में नमी हम कैप्चर करेंगे, और नमी कैप्चर करने के साथ ही साथ उससे हमारी फसल की ज़िंदगी बेहतर होगी, फसल की हमारी क्वालिटी बेहतर होगी। तो ये हमारे वाटर को जो है कंजर्व करने के लिए बहुत हमारे ये आवश्यक कदम है, जिसके ऊपर तमाम सारे कदम किए जा रहे हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आज तमाम सारे हमारी मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी की स्कीम चलती है, गांव में स्कीम चलती है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में और हमारे प्रदेश में खास तौर से बहुत सारी नदियों को पुनर्जीवित कर दिया गया है। वो नदियां जो कि मिट गई थी, जिनका वर्णन हमारे पुराणों में है, जिनका वर्णन हमारे शास्त्र ग्रंथों में भी, हाल में मैंने जाकर के देखा, अयोध्या में एक नदी थी जो कि जिसका वर्णन जो सरजू नदी के साथ उसका वर्णन किया गया ग्रंथों में, आज वो करीब 46 किलोमीटर की नदी पूरी तरीके से संचालित है, पूरी तरह से जिंदा हो चुकी है। ऐसे हमारे जिले, हमारे प्रदेश के तमाम सारे जिलों में, और कैसे पुनर्जीवित हो गई नदियां, मरती कैसे? नदियां मरती इसलिए कि नदियों में इतने सारे ग्रोथ हो जाते हैं, उसका पानी अवरुद्ध हो जाता है, जिसमें बैक्टीरियन, जिसके वजह से तमाम सारी चीज़ें होकर के वो सारा का सारा सदा समाप्त हो जाता है। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो नदी वहाँ पे पानी को रोक रही थी, जिसकी वजह से हम लोग वाटर को रिचार्ज भी करते, ग्राउंड को भी रिचार्ज करते, वो समाप्त हो गई और वहाँ से पानी कहीं और चला जाता है। वाटर का वहाँ पे है, हमारे पास उतना पानी है, पानी गिरने में कमी नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद वो पानी कहीं और चला जाता है। अब वो सारी नदियाँ हमारे प्रदेश में, बहुतेरी नदियाँ, मैं आपको गिना नहीं सकता, इतनी सारी नदियाँ हैं जो सारी की सारी उनको जिंदा किया गया। और जिंदा करने के लिए बहुत सारी नदियों का जो कार्यक्रम हमारे जिलाधिकारी, जिसको मैं रेगुलर तौर पे जिलाधिकारियों से बात करता हूँ, प्रदेश में इसका काम चल रहा है। अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे एक कार्यक्रम चालू कराया, अमृत सरोवर। आज जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसका शुभारंभ मार्च 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, कि हम आज़ादी का जब 75 साल पूरा कर चुके हैं, इसको पूरा एक उत्सव के साथ हमने क्या किया, कैसे किया, क्या आगे की हमारी दिशा होगी, जिसको आगे उन्होंने कहा कि एक अमृत काल में हम कैसे 100 साल की आज़ादी का जब पूरा करेंगे तो कैसे एक विकसित देश होंगे, उसकी एक उन्होंने नींव रखी। और नींव रख करके तमाम सारे कार्यक्रम पूरे देश में किए गए, मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसमें से एक कार्यक्रम अमृत सरोवर का है। और उस अमृत सरोवर का मतलब ये हुआ कि वो हमारे जो तालाब है गाँव के, जो शहरों में बड़े बड़े ऐसे तालाब बने हुए थे, लेक्स बनी हुई थी, उनको रिवाइव किया गया। मैं खुद एक गांव का रहने वाला हूं। मैं बचपन में, हमारे गांव में एक पोखरा हुआ करता था। बचपन में मुझे ख्याल, उस पोखरे में हम स्नान भी करते थे, उस पोखरे में हम तैरा भी करते थे। वहां से मिट्टी निकाल करके तमाम सारे घरों में जो मिट्टी के जो काम होते वहां से लाया करते थे। वो समय के साथ धीरे धीरे पट के खत्म हो गया था। अभी हाल में जब मैं अपने गाँव गया था, वो हमारा पोखरा एक बार दोबारा लबालब पानी से भरा हुआ वो अमृत सरोवर बन गया है। अभी हाल में जब मैं अयोध्या गया था, वहां पे एक शहर के भीतर एक, जो कि अब पहले रहा होगा लेकिन अब वो सिंपल कूड़ा घर बन गया था, जहाँ पे कूड़े और गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। आज इतना खूबसूरत लेक बन गया है, एक बढ़िया 1 हेक्टेयर से बड़ा लेक बन गया अयोध्या में। उसका संध्या झील के नाम से उन्होंने रखा है
कि वहाँ पे उसके चारों तरफ किस प्रकार से वो जो गंदा पानी आता था, सारे पानी को नेचुरल तरीके से कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं और ट्रीट करके उसमें पानी को ले आएंगे, तो जिससे पानी भी बना रहेगा और वहाँ पे लोगों के लिए एक आमोद प्रमोद के लिए, वहाँ लोगों को बैठने के लिए, लोगों को वहाँ पे एक जो हमारी एक कम्युनिटी लिविंग है, कम्युनिटी लिविंग के लिए एक बहुत अच्छा एक स्थान बन गया। आज अयोध्या में 108 कुंड उनको रिवाइव किया जा रहा है। करीब 8-10 कुंड तो ऑलरेडी रिवाइव हो चुके हैं। 108 कुंड 2023 तक हम 100% रिवाइव करेंगे नेचुरल फॉर्म में। वहां जाकर के मुझे देखने का मौका लगा एक ऑक्सबो लेक, वहां से करीब 27-28 किलोमीटर दूर है। देख के इतनी खुशी हुई कि ऑक्सबो लेक का मतलब होता है कि नदी अपनी धारा बदल करके कहीं और चली गई। सरजू नदी वहां से 1.5 किलोमीटर और आगे चली गई। किसी समय सरजू नदी वहां बहती रही होंगी, जो लेक का वो डिप्रेशन पार्ट था वो पड़ा हुआ था। आज वो एक खूबसूरत लेक का रूप ले चुका है। वहाँ पे 8.5 किलोमीटर का वॉकिंग पाथ है, वहाँ पे इतने सारे वृक्ष लगे और सारे के सारे पूरे के पूरे उसको नेचुरल फॉर्म में इसको करने के लिए एक लेकमैन ऑफ इंडिया कहते हैं मिस्टर आनंद, बेंगलोर के लेकमैन ऑफ इंडिया ने उसकी मदद की और आज वो एक बहुत ही एक शानदार लेक का फॉर्म ले लिया और एक नई संभावना पैदा कर दिया। उस लेक के पास हम चाहें तो एक लेक सिटी बना सकते हैं, उसके पास हम टेंट सिटी बना सकते हैं। लोगों को खुशी होगी क्योंकि पानी के साथ हमारा जो रिश्ता है इतना शानदार रिश्ता, जिसके पास 67% पानी है, हम पानी है, तो पानी तो हमारा मूल रिश्ता है पानी के साथ। हमें पानी इसीलिए, पानी जिस किसी रूप में हो, हम जाते हैं पहाड़ों पे बर्फ देखने के लिए, हम नदी नाले तालाब ये जो तमाम सारी चीज़ें, समुद्र उसके पास जाते हैं पानी के साथ अपना आत्मसात करने के लिए। फव्वारा मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। हम भाप लेते हैं तमाम सारी बॉडी के ऑर्गन के सारे पानी, क्योंकि हम पानी हैं, उस पानी के साथ हम अपने आप को संबद्ध जोड़ते हैं, हमारा सीधा सीधा रिश्ता है। उस पानी को कंजर्व करने के लिए ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर, आज हमारे प्रदेश में लगभग 8,500, टारगेट तो बहुत कम था, लगभग 8,500 हमारे अमृत सरोवर बनके पूरे तैयार है। और उन 8,500 से ज़्यादा, गौरी यहाँ पे बताएंगे, एग्जैक्ट नंबर बताएंगे, 8,500 जो हमारा लास्ट फिगर है, 8,500 से ज़्यादा अमृत सरोवर हमारे लबालब पानी से भरे हुए। जब मैं कलेक्टर से कल ही मेरे सामने एक प्रेजेंटेशन कर रहे थे गाजियाबाद के जिलाधिकारी, गाजियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य, कल रात में मेरे सामने प्रेजेंटेशन कर रहे थे। 32 लेक उन्होंने गाजियाबाद में अमृत सरोवर बनकर के तैयार किए और सारे के सारे लबालब पानी से भरे पड़े हुए। पहले थे वो सिंपल सा, वहाँ पे तमाम लोगों ने कब्जा कर रखा था, लेकिन आज वो पानी के स्रोत बन गए और आगे के लिए वो सस्टेनेबल होंगे, क्योंकि उसमें वो सारी व्यवस्था की गई जिससे कि उसमें गंदगी ना आने पाए। इसके साथ ही साथ पानी आता कैसे है, पानी का स्रोत बढ़ाने के लिए आप देखेंगे कि अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, अगर आप जंगलों को काट देंगे, पेड़ों को काट देंगे, वहाँ पे पानी गिरना कम हो जाता है। आप अगर कहीं पेड़ लगा देते तो वहाँ पे नमी बढ़ जाती है, वहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन वहाँ पे ज़्यादा बेहतर हो जाता है। आज हमारे प्रदेश में आपको जान करके खुशी होगी कि पिछले 5 सालों में लगभग 100 करोड़ पेड़ उत्तर प्रदेश ने लगाए और इस साल जो 22-23 का जो हमारा ये जो साल गुजरा है बरसात का, अब तक हम 35.5 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। 35.5 करोड़ से ज़्यादा पेड़ हम इस साल लगा चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम अगले 5 साल में 150 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। ये जब आप पेड़ लगाना चालू, पेड़ भी कैसे, ऐसे पेड़ जो कि उनके सबको बने, एक एक पेड़ का जो है, आपको अगर आप जाके देखना चाहें, एक एक पेड़ हमने GIS टैग कर रखा है। हर पेड़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लोगों को उसकी जिम्मेदारी लगा रखे कि यह आपका काम है। और इसकी जो एक FRI के माध्यम से, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में, उनके माध्यम से इसका स्टडी कराया गया, सर्वाइवल रेट करीब 85% है। ये क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बदल रहा है और उत्तर प्रदेश बदलता उत्तर प्रदेश सस्टेनेबल मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। हर चीज में सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, हम अपने प्रदेश को अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के तरफ, इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेंगे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने के लिए, जो कि आज की डेट में हमारा 245 बिलियन डॉलर की आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है, इसको लगभग 4 गुना अगले 5 साल में करना है। इसके लिए एक अलग से कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है, जो कि आज वो स्टडी कर रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। लेकिन जो पिछले 5 सालों में एक यहाँ पे धरातल तैयार किया गया,
वो धरातल तैयार किया गया कि जिससे प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ सके। और प्रदेश जब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, उसका मूल मंत्र होगा सस्टेनेबिलिटी का। हम जब तक सस्टेनेबल नहीं होंगे, जब तक हम अपने को, एयर को, वाटर को हम लोग कंजर्व नहीं करेंगे, एयर की क्वालिटी को सुधार नहीं करेंगे, तब तक हम आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधार नहीं कर सकते। और अगर आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधार नहीं करेंगे तो फिर आदमी उतना अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकेगा। ये एक मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच है कि जिसमें हम हर एक सेक्टर को, चाहे उद्योग का जगत हो, MSME का हो, एग्रीकल्चर हो, हमारा जो अन्य जो हमारे जितने भी सेक्टर हैं, सर्विसेज सेक्टर हो, हर सेक्टर को, प्रदेश के हर क्षेत्र को, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि वेस्ट को ज़्यादा करें, ईस्ट को कम करें, या नॉर्थ को कम करें, साउथ को, हर एक, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे मध्यांचल हो, चाहे हमारा पश्चिम का इलाका हो, हर इलाके में हर एक अपना ग्रोथ का सेंटर होगा। और जिसकी जो क्षमता है, जिनकी जो कैपेसिटी है, जिनकी जो उनकी उसके बारे में उनका एक्सपर्टीज हासिल है, चाहे वो मानव संसाधन के रूप में, वहाँ के नेचुरल जो प्राकृतिक संसाधन के रूप में, हर एक चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए तब इस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करेंगे। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी जो लोगों की ज़िंदगी है, जो इसको माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं ईज ऑफ लिविंग, लोगों की ज़िंदगी को ईज लाने के लिए, आसानी करने के लिए, कि जिससे वो अपने क्षमता के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो उसकी पोटेंशियल है, पूरी पूरी पोटेंशियल को हासिल करे। अगर वो खिलाड़ी है तो खेल में बेस्ट दर्जा हासिल करे, अगर वो वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिकता में बेस्ट से बेस्ट वो काम कर सके, अगर वो कृषक है तो कृषक के रूप में सबसे अच्छी उपज कर सके, हर जगह वो अपनी बेस्ट से बेस्ट चीज़ को कर सके। और जब पूरे प्रदेश में इस प्रकार का माहौल बनेगा, उस माहौल को बनाने के लिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया। उस लक्ष्य के पीछे सस्टेनेबिलिटी हमारा एक मूल मंत्र होगा कि जब हम एक बार इस रास्ते पर चलेंगे, ऐसा रास्ता जो कि हमारे प्रदेश को गौरव लाएगा, देश में एक उच्च अर्थव्यवस्था, एक उच्च क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो लोगों की ज़िंदगी का जो एक गुणवत्ता है, ज़िंदगी की गुणवत्ता, चाहे शहर में रहते हैं चाहे गांव में रहते हैं, उसको पूरा करेगा। और ऐसे में जल संरक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है, जिसके ऊपर आज आप चर्चा कर रहे हैं। जल संरक्षण के बारे में जो मैंने कहा कि इसको हमें नई नई तकनीकी को स्वीकार करते हुए, नई नई चीज़ों को अंगीकार करते हुए, आज हमारे यूथ जो स्टार्टअप, जो इतने सारे नए स्टार्टअप पूरे देश में हुए हैं, इस क्षेत्र में नए नए स्टार्टअप्स आने की आवश्यकता है, नई तौर तरीके। और एक बार जब आप इसके बारे में प्रयास करना चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जिसका जो एक बार हमारे लोगों की विधा, जो इस देश की जो ताकत, इस देश की ताकत आप आज से 500 साल 1000 साल पहले जाकर के जरा देख लीजिए हमारे देश की क्या ताकत थी। हम तो वही हैं, उसी आबो हवा में, उसी जमीन पे पैदा हुए हैं, वहीं पे जहाँ पे देवी देवता तक आने के लिए तरसते थे वहीं हुए। जब यहाँ पे जब पहले बार जहांगीर के दरबार में आया, ब्रिटिश आए, तो वहाँ आकर के कहते हैं ये तो हमारा पेरिस और लंदन से भी बेहतर है। और वही लोग आज हम इतना पीछे कैसे चले गए? जो पूरे देश, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 25% अर्थव्यवस्था हमारे देश में होती थी, वो कैसे हम पीछे चले गए? जहाँ हमारी ऋषिकुल परंपरा थी, जहाँ हमारे मुनियों और ऋषियों का देश था, जहाँ पे हर चीजें इतनी, मैं सारी की सारी, सब सस्टेनेबिलिटी वॉज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप हमारे जो ग्रंथों को पढ़े, हमारे शास्त्रों को पढ़े, सस्टेनेबिलिटी वॉज पार्ट ऑफ लाइफ। हम नेचर के साथ रहते थे, नेचर को अंगीकार करके नेचर के साथ सारे के सारे काम करते थे। जैसे नेचर में रीयूज, रिसाइकिल एंड जो ये जो एक नेचर का प्रकृति है, एक प्राकृतिक एक चक्राकार में सारा का सारा नेचर चलता है, वो हमारी प्रकृति, वो हमारी लाइफ थी। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह वो हमारी जिंदगी थी। एक समय में हम सारी की सारी चीज़ों को भूलते चले गए और हम एक नए लोग बन गए। एक बार दोबारा वो समय प्रारंभ हुआ है, जो कि आज इस देश में पहले बार ये महसूस होने लगा कि हम में क्या ताकत है, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो जो जल संरक्षण का सवाल है, चाहे वो आपूर्ति के बारे में हो, चाहे वो उसको कंजम्पशन के बारे में, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो जल हमारे पास उपलब्ध है, उस जल का हम बेहतर से बेहतर उपयोग करेंगे, जिससे कि आने वाले समय बहुत सारे, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारी सभ्यताएं मिट गई जल की वजह से। अगर आप उदाहरण देखें, बहुत सारी सभ्यताओं का अंत हुआ केवल जल के कारण। बहुत सारे शहर मिट गए इतिहास में, जो कि भूगोल में बहुत सारे शहर मिट गए, बहुत वैभवशाली प्रदेश शहर हुआ करते थे, केवल जल की वजह से मिट गए। बहुत सारी प्रजातियां मिट गई जल की वजह से।
जहाँ पे जल का नुकसान हुआ, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारे लिए, और इसके लिए जल का संरक्षण बहुत बहुत आवश्यक है। ऐसा विषय आपने लिया, और मैं समझता हूँ कि जब आप चर्चा करें तो चर्चा करें सबसे पहले कि हम क्या कर सकते हैं। जब आप आज दिन का जब चर्चा करें तो सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे जल को संरक्षित कर सकता हूँ। सबसे पहले हमारे ऊपर प्रश्न होना चाहिए, हम अपने परिवार में कैसे जल को संरक्षित कर सकते हैं। जल का नुकसान को, जैसे कि अगर हम टैप से पानी गिराएं उतना ही पानी गिराएं जितने की आवश्यकता हो, स्नान में हम उतना ही पानी उपयोग करें जितनी आवश्यकता हो, हमारी सफाई, कपड़े की सफाई के लिए उतनी करें जितना व्यवस्था हो सके। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जल को हम इसको जो है अपने लाइफ में उसको जो है कंजर्व कर सकते हैं, उससे रिसाइकिल कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी आवश्यकता है। हम, हमारा परिवार, हमारा शहर, हम अपने शहर में क्या कर सकते हैं। क्या हम शहर में जो अमृत सरोवर है, दोबारा अमृत सरोवर को जो हम जिंदा कर सकते हैं। लखनऊ शहर जो है इसमें तालाबों का तमाम सारे यहाँ पे, क्या उन तालाबों को हम दोबारा जिंदा कर सकते हैं। क्या हम उसको करने से हमें कितना सारा कम्युनिटी में लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। हमारे गांव में जो एक अमृत सरोवर का नया चीज चला है उसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे पैसे की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, जरूरत है कि कैसे कम्युनिटी इसके ऊपर जुड़ करके इस काम को करे। एक सस्टेनेबल मॉडल में हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जो अगर प्रश्न करेंगे तो धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ेंगे, हम क्या क्या नई चीज़ें कर सकते हैं, क्या नए रास्ते आगे हमें सीखने की आवश्यकता है। हम क्या क्या नए रास्ते जो इसके जल के संरक्षण के बारे में क्या क्या नई सोच आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का कोई। और ये पूरा मैं बता दूं कि अमृत 2.0 जब बनाया गया था उसका पूरा का पूरा अमृत जो हमारा पहले प्रोग्राम हुआ था 2015 में, उसमें नहीं था ये। बट जो 2021 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत 2.0 लॉन्च किया, उसमें टेक्नोलॉजी मिशन एक मेजर कंपोनेंट के तौर पर रखा गया। उसमें लर्निंग, इनोवेशंस, इसको मेजर टेक्नोलॉजी के रूप में रखा गया कि जिससे हम इस काम को कर सकते हैं। जिसमें वाटर कंजर्वेशन को, इनफैक्ट इसका पूरा का पूरा जो लक्ष्य रखा गया, वाटर सस्टेनेबल सिटीज, ऐसा शहर जो कि वाटर सस्टेनेबल हो, ये उसका लक्ष्य रखा गया। और बाकी तो हर घर को जल पहुंचाना है। जो जल जीवन मिशन है, जो जल जीवन मिशन का एक कमाल जो चालू हुआ पूरे देश में, जो माननीय प्रधानमंत्री ने शुरुआत किया, जल जीवन मिशन, हर घर को पानी पहुंचाना है। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि हमारे प्रदेश में लगभग 45 लाख के आसपास घरों को पानी पहुंचाया जा चुका है। और हमारा लक्ष्य है कि अगले 2 साल में 100% हर घर को जल पहुंचाया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि हमारे जो शहरी इलाके, जो हमारे 500 जो पहले अमृतसर थे, उसमें हर घर को जल पहुंचाया जा चुका है। अब जितनी हमारी 500 तो पूरे देश के लिए थे, हमारे प्रदेश में कुछ 62 शहर थे जिसको अमृत में लिया गया था, उनको पहुंचाया गया था। अब हमारा लक्ष्य है कि हम 750 से ज़्यादा सारे हर घर में हम जल पहुंचाएं, क्योंकि जल के बगैर कुछ संभव नहीं है। तो ये एक बड़ा मेजर टारगेट लेकर के पूरा देश चल रहा है, और ये संभव हो पा रहा है कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से। ये संभव हो रहा है कि लोग इसमें जो जुड़ गए हैं, एक जन आंदोलन, जैसे कि सफाई का जन आंदोलन था, इसी प्रकार से जल का एक जन आंदोलन पूरे प्रदेश में ये चालू हो गया। और ये एक बहुत ही शुभ संकेत है हमारा आगे आने वाले समय के लिए, जल के उपयोग के लिए। तो मैं इन्हीं बातों के साथ, आपने जो एक अच्छा कार्य यहाँ पे लिया लखनऊ में, मैं समझता हूँ कि हमारे जो लोग आए होंगे इसमें तमाम सारे, वो आपसे अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे। और इसे जो अच्छी बातें आती हैं उसे डॉक्यूमेंट करके मैं सौमिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझसे भी शेयर करें, कि अगर मेरी कुछ लर्निंग होती है उसे हम पॉलिसी के तौर पर प्रदेश में उपयोग कर सकेंगे। मैं एक बार आपके इस कार्यशाला के लिए अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।